Hello everyone. This is Shivani from Physicum Academy. आप सब कैसे हैं? एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे. तो हैप्पी वेडनेसडे एंड गुड इवनिंग. तो हम शुरू करते हैं. हमने ऑलरेडी हमारा 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं. ये है हमारा एक प्रोग्राम जो हम 2023 के बच्चों के लिए चला रहे हैं फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम आईआईटी जैम. एंड उसके लिए हम 3 मंथ के बीच में पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं. तो फ्री में करवा रहे हैं. तो आप सब जिन लोगों को नहीं पता प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए. हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए. जितना ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा उतना सबका बेनिफिशियल होगा. तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके. सो आई एम शिवानी and I'm completing now your liquid state. ओके. तो ये है हमारा एग्जाम जो हम अपेयर करते हैं इन द थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. जैम, डीयू, बीएचयू, एचसीयू, सीवीटी एंड कोई भी स्टेट का पीजी के लिए एग्जाम एंड नेट गेट. तो जैम हमारा फरवरी में हो जाता है. उसके बाद डीयू, बीएचयू एंड अभी क्या हुआ है कि सीयूईटी में ये सब ऐड हो गया है एक्सेप्ट डीयू. एंड स्टेट का सभी का अलग होता है. तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है. अगर हम एक कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो वो हमारे सारे एग्जाम में काम में आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि मतलब जाम में जैसे क्वेश्चन आता है नेट में या गेट में वैसा क्वेश्चन आता है या सेम लेवल का क्वेश्चन आता है. लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है. कॉन्सेप्ट एक ही है एंड एक बार ही हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके बाद उसका सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चन सिर्फ इंक्रीज हो जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है. एक साइंटिस्ट ने अगर सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी या कोई कॉन्सेप्ट शुरू किया है तो वो ऐसा नहीं शुरू किया होगा कि जाम के बच्चों के लिए अलग होगा, ड्यू के बच्चे उसको अलग पढ़ेंगे. या इसीलिए सारे एग्जाम का कोर्स एक ही होता है. कॉन्सेप्ट सभी केमिस्ट्री एग्जाम का एक ही होता है, सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफर करता है. ओके. ये सारे एग्जाम अगर आप हमारा लेक्चर देखेंगे सारे एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा. अगर आपने पहले पढ़ भी चुके हैं तो फिर भी आपको रिवीजन हो जाएगा फिर से. तो इसीलिए प्लीज सपोर्ट अस. ओके. तो हम चलते हैं पढ़ने के लिए. तो ये हो गया हमारा. हमने पहले की 4 लेक्चर में पढ़ लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर. फिर हमने डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देन बॉइलिंग पॉइंट. उसके बाद हमने क्लैपेरन इक्वेशन देख लिया था. देखिए आप जितने बार रिवीजन करते रहेंगे उतनी बार आपको बेनिफिशियल रहेगा. अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे छोड़ देंगे एक मंथ या मतलब एक हफ्ते के बाद या एक मंथ के बाद देखेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा वो. इसीलिए आप अगर एक दिन में जो हम पढ़ाते हैं उसको रिवीजन करके आइए क्लास में तभी आपको मजा आएगा. नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो ये हो गया हमारा क्लैपेरन इक्वेशन. उसके बाद हमने उसी के एक इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ा था दैट इज क्लाउसियस क्लैपेरन इक्वेशन. फिर हमने ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर. फिर हमने देखा था विस्कोसिटी क्या होता है, which is a property of liquid, which is a basic property of liquid that shows the flowing property of liquid. एक लिक्विड कितना फ्लो करता है वो प्रॉपर्टी विस्कोसिटी शो करता है. उसके बाद हमने देखा था उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है. हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा के रूप में डिनोट किया था.
ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में आना है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर कुछ भी छोड़ दिए हैं या बाकी रह गया है तो आप प्लीज पीछे जाइए और प्रीवियस लेक्चर को देख के इस लेक्चर में आइए। ओके, सो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमने ये देखा था कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर टेम्परेचर राइज करता है, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड विल डिक्रीज, क्योंकि उनका थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो लिक्विड ज्यादा ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, एंड जैसे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो वो एक दूसरे से डिपार्ट हो जाएंगे। ओके, तो हमारा विस्कोसिटी विल डिक्रीज। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉरी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा एंड हमारा विस्कोसिटी विल इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। ओके, सो आपको ये इस कॉन्सेप्ट से पता चल रहा होगा कि अगर एक लिक्विड फ्लो करना चाहता है तो उसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। तो before a liquid molecule can take part in a liquid flowing or flow of liquid, it should have the sufficient energy to overcome the intermolecular force of attraction. Okay, so हमारे पास जो एनर्जी होता है हम इसको पहले पॉइंट करके लिख लेते हैं। ओके, बिफोर ए लिक्विड can take part before a liquid can take part in a flow, it should overcome the minimum force of attraction। उस मॉलिक्यूल के बीच में एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए टू ओवरकम द मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ओवरकम करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो वो एनर्जी विस्कोसिटी से कैसे रिलेटेड है? इटा is directly proportional to e to the power e by rt। okay, e to the power e by rt। e हमारा क्या हो गया? मिनिमम एनर्जी। e हो गया हमारा मिनिमम एनर्जी that a liquid molecule should have। उस लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो मिनिमम एनर्जी होगा उसी को हम बोलते हैं हमारा क्या? उसी को हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, हमने देखा था कि इटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर e बाय आर टी। ई यहाँ पे हो गया एनर्जी, आर हो गया हमारा गैस कांस्टेंट एंड टी इन केल्विन हम लेते हैं। हमेशा प्रॉब्लम करने के वक्त टी को हम केल्विन में लेते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इटा विल बी डायरेक्ट इज इक्वल टू ए, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे ए ई टू द पावर ई बाय आर टी। सेम इक्वेशन आप देखेंगे कहाँ पे काइनेट जो होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया या फिर हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ओके, तो ये हो गया हमारा एंड ऑल्सो केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में। ओके, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ई बाई आर टी। तो इसको हम एक सिंपल डेरिवेशन है आगे
अच्छे से समझने की ट्राई करेंगे प्लीज आप लोग। हम अगर एल एक दूसरे साइड के ले लें। ओके, एल एन इटा विल इक्वल टू एल एन ए ई टू द पावर ई बाई आर टी। तो एल एन इटा विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटू है तो एल एन ए प्लस एल एन ई टू द पावर ई बाई आर टी। ओके, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर एल एन लिया है, एल एन का बेस ई होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल एन ई टू द ई बेस ई टू द पावर ई बाई आर टी। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल इज इक्वल टू ई बाई आर टी, क्योंकि एल एन बेस ई इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे एक बेस ई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन इटा विल बी इक्वल टू एल एन ए प्लस ई बाई आर टी। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल एक डेरिवेशन। ओके, आगे मूव करते हैं, इसको हम ग्राफ में शो करते हैं। हाँ, आपको और एक प्रॉपर्टी पता होगा एल का, कि जब भी हम एल लेते हैं तो एल के साथ हम एक यूनिटलेस, यहाँ पे जो इट्टा है उसको हम यूनिटलेस बनाते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, एल एन हम एक पर्टिकुलर एल का वैल्यू होता है। अगर हम देख लेते हैं एल 5 इज इक्वल टू, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 0.6 या समथिंग करके। तो यहाँ पे एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पाने के लिए इस क्वांटिटी का लॉगरिथम के एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर इसका एक हम कांस्टेंट नंबर पाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक यूनिटलेस क्वांटिटी हम लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिटलेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इटा 0 से। यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में अगर हम डिराइव एक दोनों साइड पे अगर हम इट्टा 0 डिवाइड कर दें तो हमारा ये हो जाएगा, इट्टा बाई इट्टा 0 इज इक्वल टू ए ई द पावर ई बाई आर टी डिवाइडेड बाई इट्टा 0। अगर हम फिर से लेंगे, ये होगा हमारा कांस्टेंट, इट्टा 0 भी एक हम कांस्टेंट ही मानते हैं इट्टा 0। तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये एक क्वांटिटी को हम एक ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एल एन इट्टा बाई इट्टा 0 विल बी इक्वल टू एल एन ए बाई इट्टा 0। ओके, एल एन ए बाई इट्टा 0 ln a by eta 0। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, मेरे स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये हो गया हमारा ln a by इटा 0, यहाँ पे लिखा है इटा 0 प्लस e बाई आर टी। हमने दो साइड पे इटा 0 डिवाइड किया था, यहाँ पे क्यों नहीं किया, आपको समझ में आया ना। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन, हमारा ये जो इक्वेशन है हमारा मेन इक्वेशन है, यहाँ पे हमने दो साइड पे इटा 0 डिवाइड किया। फिर हमने जब हमने लॉगरिथम लिया तो ए बाई इटा 0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी को हम एक ले गए। ओके, सो ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म में, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ई बाई आर टी को हमने कांस्टेंट ले लिया। सॉरी, ए बाई इटा 0 हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया था, y इसको हमने y ले लिया इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां पे एक ग्राफ बनाएंगे। अगर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ये हो गया हमारा ग्राफ। हमने वेरिएबल लिया था एल एन इट्टा बाई इट्टा 0 एंड 1 बाई टी के बीच में।
ई बाई आर टी था ना हमारा वेरिएबल, तो 1/t। ई एंड आर को हमने कांस्टेंट मान लिया एंड टी को हमने वेरिएबल मान लिया, तो हमारा 1/t के अगर हम बीच में कंपेयर करें तो हमारा ग्राफ आ जाएगा क्या, ऐसे। यहाँ पे एक स्मॉल इंटरसेप्ट आएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसे ग्राफ दिखेगा आपका। यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप विल बी इक्वल टू ई बाई आर। स्लोप स्लोप होता है हमारा एम। मैथमेटिक्स से हमने, आप लोगों ने अगर +2 में पढ़ा होगा, तो एम हो गया हमारा स्लोप। तो स्लोप विल बी इक्वल टू ई बाई आर। हमारा इक्वेशन तो यही था ना कि ln इटा बाई इटा जीरो इज इक्वल टू ln ए बाई इटा जीरो प्लस ई बाई आर टी। देखिए ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आप एमएससी करने के लिए कोई आईआईटी या एनआईटी वगैरह में जाएंगे, अभी तो आईआईएससी भी जाम के एग्जाम में ऐड हो गया है, आप लोग जाम के थ्रू आईआईएससी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ वहाँ पे आपको प्रोफेसर ये नहीं बताएंगे कि ग्राफ कैसे होता है या फिर कौन कहाँ पे क्या लेना है। ओके, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, अगर आप जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपका सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये हमने लिया था, y मान लिया था एंड a बाई इटा जीरो हमारा हो गया कांस्टेंट, तो हमने इसको c मान लिया प्लस इंटू 1/t। 1/t हमारा वेरिएबल हो गया, उसको हमने x मान लिया एंड e बाई आर हमारा हो गया स्लोप। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसा आपने देखा होगा +2 पे। ओके, मतलब 12th में देखा होगा आपने। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा कैसे होता है। ओके, सो आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ln इटा बाई इटा जीरो varies linearly with 1/t। ओके, सारे जब हम कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप कॉपी में क्या कर लीजिए, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बना के उसके अंदर आप फॉर्मूला को लिख लीजिए। ऐसे करके आप फॉर्मूला को हाईलाइट कर रहे हैं, तो आप जब रिवीजन करेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, जो आप कॉन्सेप्ट या फिर अगर आप एक लाइन में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि ये मुझे याद नहीं रहेगा या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उस कॉन्सेप्ट के नीचे एक ऐसे सॉलिड लाइन या उसको हाईलाइट कर सकते हैं एंड फिजिकल फार्मूला को आप इसे छोटे छोटे बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। ओके, सी सो ये हो गया। फिर हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि फ्लूइडिटी क्या होता है। फ्लूइडिटी विस्कोसिटी के ऑपोजिट होता है। विस्कोसिटी फ्लोइंग प्रॉपर्टीज को अपोज करता है। विस्कोसिटी opposes the flowing property, लेकिन फ्लूइडिटी सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। Okay, so and fluidity is denoted by phi। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि फ्लूइडिटी को हम फाई में डिनोट करते हैं एंड हमने देखा यहाँ पे विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय इटा। ये सारे कॉन्सेप्ट को प्लीज याद रखिएगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो क्या है, सरफेस टेंशन। हमारे पास मेन 3 थे, वेपर प्रेशर, उसके बाद हमने देखा था विस्कोसिटी, उसके बाद हम देखेंगे आज सरफेस टेंशन। ये एक सरफेस फेनोमेनन है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है और यहाँ पे हम
कौन सा कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अब कवर करेंगे कोहेशन क्या होता है एंड एडहेशन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन क्या है। फिर हम देखेंगे फेनोमेनन ऑफ कैपिलरी एक्शन। फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो आपको बाद में दिक्कत होगा। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि कोहेशन क्या होता है एंड एडहेशन क्या होता है। तो कोहेशन क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप्ड बिटवीन द सेम सब्सटेंसेस। कोहेशन सिंपली क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप्ड बिटवीन सेम सब्सटेंसेस और लाइक सब्सटेंसेस। लेकिन अगर हम बात करें एडिशन की, तो ये होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और अलाइक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। फिर क्या होता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर होता है एंड ये इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। एंड जैसे कि यहाँ पे कौन सा फोर्सेस देखने को मिलते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, सो ये हो गया हमारा कोहेशन एंड एडिशन। इस यहाँ पे जो फोर्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं एडिशिव फोर्सेस। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम ग्लू के बात करें, टेप स्टिक्स टू पेपर बिकॉज ऑफ एडिशन। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर कोहेशन की बात करें, लाइक मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मर्क्यूरी मर्क्यूरी फॉर्म्स बीड्स ऑन सरफेसेस बिकॉज ऑफ कोहेशन। जब अगर हम मर्क्यूरी को हमारा सरफेस पे लेते हैं नीचे, तो वो ऐसे फ्लो नहीं करता, वो एक ऐसे से फॉर्म करता है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स है। ओके, तो ये एक बीड्स फॉर्म करता है due to the high intermolecular force of attraction. Okay, so अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, सो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं। सरफेस टेंशन क्या है, हमने ये देख लिया कि कोहेशन क्या है, एडिशन क्या है। अब देख लेते हैं हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन ये एक सरफेस फेनोमेनन है
अगर हम बात करें, यहाँ पे कंटेनर लिए हैं हम, यहाँ पे हमने पानी लिए हैं या फिर कोई लिक्विड लिए हैं। तो यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल होगा, बीच में भी मॉलिक्यूल होगा, इस साइड मॉलिक्यूल होगा, इस साइड मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा कंटेनर। हमने यहाँ पे एक लिक्विड लिए है। अगर हम इमेजिन करें, अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में चारों तरफ से फोर्स आ रहा है क्योंकि ये सराउंडेड एवरीवेयर बाय इट्स ओन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल अगर ये बीच में अगर हम इमेजिन करें, तो इसके आउटसाइड में और भी इसके जैसा बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा। तो चारों तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा होगा इसके, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर। आपने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और एक फोर्स लगा रहा है, तो दोनों ऑपोजिट फोर्स कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बॉल पे जो मॉलिक्यूल होगा, वो चारों तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, जिसके बाद क्या होगा कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हो जाएगा बॉल पे, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द बल्क will be equal to 0। बट अगर हम बात करें सरफेस मॉलिक्यूल के, तो वो भी सराउंडेड है उसके मॉलिक्यूल के, लेकिन नीचे से सराउंडिंग है, ऊपर उसका खाली है, ऊपर उसका एयर के मॉलिक्यूल से, लेकिन नीचे उसका ओन मॉलिक्यूल है, लेकिन ऊपर वो तो खाली है, तो ऊपर वो कोई फोर्स फील नहीं करेगा, लेकिन नीचे से उसको अच्छे से दिखा देते हैं आपको। ये हो गया हमारा एक सरफेस, यहाँ पे हो गया बल्क। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे यहाँ से चारों तरफ से ये फोर्स जो फील करेगा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, वो साइड से फोर्स फील करेगा, फिर से नीचे से फील कर सकता है, लेकिन ऊपर उसका कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसी। ओके, सो नेट ओके, सो जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of molecule present in present at the surface is not equal to 0। ओके, सो इस मॉलिक्यूल का नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड होगा। इसको नीचे से मॉलिक्यूल अपना खींचना स्टार्ट करेगा। ओके, तो बॉल पे जो मॉलिक्यूल होता है, हमने देखा कि उसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है एंड वो स्टेबल होता है। सो उसका जो एंड हाँ, उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किस तरह का है, वो कोहेसिव फोर्स है। चारों तरफ से उससे कोहेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो स्टेबल है। एंड स्टेबल मॉलिक्यूल का एनर्जी 0 होता है, मतलब वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है। एनर्जी विल बी मिनिमम इन द बल्क। अच्छे से समझिए, बल्क पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो उसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल करने का बाद क्या बचेगा, 0, एंड वो स्टेबल हो जाएगा। वो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन विल बी मिनिमम। इट विल शो मिनिमम ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन
हम ये नहीं बोल सकते कि उसका जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, मिनिमम हो जाएगा एंड वो मिनिमम एनर्जी में एक्ट करेगा, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक केमिस्ट्री को अगर हम लाइफ के एग्जाम्पल से कंपेयर करके चले तो हमें बहुत मजा आएगा। अगर इमेजिन करें क्लास में बच्चे हैं, जब एक टीचर नहीं होता अ, तो वो कैसे अपना हायर स्टेट एनर्जी में रहते हैं, इसे मार बोल करके मतलब पूरा हंगामा मचा लेते हैं। लेकिन अगर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्ट फोर्स आएगा टीचर से, लेकिन अगर एक टीचर प्रेजेंट होगा क्लास पे, टीचर से अगर एक फोर्स आएगा तो वो अपना स्टेबल स्टेट में रहेंगे। ओके, तो वैसे ही एक मॉलिक्यूल अगर हम ले लेते हैं, उसका अगर कोई नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं लग रहा है तो वो यहाँ पे जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया जीरो, क्योंकि उसका चारों तरफ से एक फोर्स आ रहा है, तो उसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी जीरो। वो स्टेबल स्टेट में आएगा एंड वो कौन सा फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा होगा, कोहेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा होगा एंड वो मिनिमम ट्रांसलेशनल मोशन में होगा। अगर वो मिनिमम ट्रांसलेशनल मोशन में होगा तो वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में होगा। तो उस इस मॉलिक्यूल को अगर इस मॉलिक्यूल से कंपेयर करें, इस मॉलिक्यूल में अनबैलेंस्ड फोर्स है। यहाँ पे अगर हम सरफेस मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स है एंड इस कॉर्नर पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसका एडिशिव फोर्स होगा इस कंटेनर के वॉल के साथ। ओके, तो यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स is not equal to zero. Translational board will show translational movement and will possess greater energy than bulk molecules. जैसे हमें जब ज़्यादा डांट पड़ती है तो हम हमारे स्टेबल स्टेट में आ जाता है, हम उतना मतलब अ, म- उतना हम हंगामा नहीं मचाते। लेकिन अगर हमारे पास डांट नहीं पड़ा, अगर टीचर हमारे पास नहीं होगा क्लास में तो हम पूरे पूरे हंगामा मचा लेते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूल के स्टेट में यहाँ पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो इट विल शो ट्रांसलेशनल मूवमेंट एंड विल possess greater energy than bulk molecule. Okay, so molecule at the surface have more energy, so they try to minimize the energy. मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमने आपने अगर पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है अपना एक्साइटेड लेवल को तो वहाँ पे स्टेबल नहीं होता। उसी एक्साइटेड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, वो झट से अपना ग्राउंड स्टेट को वापस आ जाता है। जब एक से एनर्जी स्टेट होता है ना, हायर एनर्जी लेवल्स होता है, अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रेडिएशन आता है तो वो अपना हायर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो एंड वो उसी पल विद इन ए सेकेंड फिर से ग्राउंड स्टेट को चला आता है एंड वो एनर्जी रेडिएट कर लेता है। वैसे ही जब एक मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट में होगा वो हमेशा ट्राई करेगा अपना मिनिमम एनर्जी स्टेट में आने के लिए, क्योंकि नेचर में हमेशा मॉलिक्यूल अपना स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, अनस्टेबल नहीं रहना चाहते। ओके, तो वो अगर स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा तो सरफेस में लेस मॉलिक्यूल आने लगेंगे। सरफेस पे आप अगर टेस्ट ट्यूब पे लैब में देखा होगा ऐसे लिक्विड का लेयर लेता है, लेकिन हमारे पास ऐसे रहना चाहिए ना, ऐसे नहीं रह के ऐसा रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स अनबैलेंस्ड है, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में है बल्क के मॉलिक्यूल की कंपैरिजन से, तो वो अपना एनर्जी लूज करने के लिए बल्क पे मूव करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए सरफेस पे
कम मॉलिक्यूल रहेंगे एज कंपेयर टू बल्क्स। ओके, सो उसका सरफेस कम हो जाएगा, लिक्विड मॉलिक्यूल का सरफेस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सरफेस, मिनिमम सरफेस कहाँ पे शो होता है? इस स्फीयर पे। सबसे ज्यादा मिनिमम सरफेस एक स्फीयर का होता है एज कंपेयर टू एक टेट्रागन हो गया या ट्रायंगल हो गया या कुछ भी हो गया। सबसे ज्यादा मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? एक बबल का, मतलब एक अ, इस शेप का। ओके, सो इसीलिए वो एक स्फीयर का होता है, तो वो एक ऐसे टिल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा उसका सरफेस। एंड लेस एनर्जी विल ऑक्यूपाई द सरफेस, लेस molecule will occupy the surface level. Okay, so there are less molecules in the surface maintaining less energy. Okay, so लिक्विड का सरफेस विल ऑलवेज अटेन ए स्फेरिकल अपीयरेंस। आइदर ऐसा होगा और ऐसा होगा। ये कौन सी कंडीशन में होता मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये सुन लीजिए। तो surface of a liquid will spherically curved because for a given volume sphere has minimum surface area। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो आप ये लिख लीजिए। अगर आपको स्लो लग रहा है वीडियो तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हो गया द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज स्फेरिकल, spherically curved because to attain a minimum surface area। सरफेस एरिया तो आपको समझ में आया सरफेस में कौन सा फेनोमेनन होता है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, सो सरफेस, सो यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लेस एनर्जी होता है, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल अपीयर एट ए सरफेस। तो यूजुअली सरफेस पे जितना मॉलिक्यूल होना चाहिए था उससे कम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे सरफेस को, इसीलिए उनके बीच में आपको नहीं लगता एक टेंशन हो जाएगा। जब हमारे पास एक काम को करने के लिए ज्यादा लोग मौजूद होते हैं तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पर हेड कम काम आता है हमारे पास। लेकिन अगर कम लोग हैं, अगर कम लोग हैं एंड काम ज्यादा है तो हमारे सर पे एक टेंशन आ जाता है, क्या करेंगे, कैसे काम होगा। तो वैसे ही एक नॉर्मल फेनोमेनन होना चाहिए, क्या लिक्विड मॉलिक्यूल ऐसे होना चाहिए था। नॉर्मली ज्यादा मॉलिक्यूल होना चाहिए थे ना सरफेस पे, लेकिन ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है कि दे टेंड्स टू, यहाँ पे क्या होता है सरफेस में कम मॉलिक्यूल आने लगते हैं अपना मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करने के लिए। तो ड्यू टू द मिनिमम मॉलिक्यूल देयर विल बी टेंशन बिटवीन द मॉलिक्यूल, सो वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगेंगे। मॉलिक्यूल कैसे काम करने लगेंगे? एक उनके बीच में एक टेंशन अराइज होगा एंड वो टेंशन एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। तो इसीलिए आप कभी कभी एक्सपेरिमेंट अगर किया होगा, जब हम एक पिन को वाटर में वाटर में डालते तो वो फ्लोट करने लगता है, डूब नहीं जाता, फ्लोट करने लगता है। तो ऐसा होता है ये, तो सरफेस में इस फेनोमेनन के रिगार्डिंग ऐसा होता है। ओके, सो सरफेस टेंशन का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा कि द फोर्स, ये डेफिनेशन होगा सरफेस टेंशन का, द फोर्स दैट टेंड्स टू contract the surface area
of a liquid is known as surface tension. उनके बीच में एक टेंशन अराइज हो रहा है एंड नीचे मॉलिक्यूल मूव करने लगते हैं, इसीलिए उनके बीच में जो टेंशन आता है उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिवली द फोर्स, ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिवली द फोर्स इन न्यूटन्स, the force in newtons acting at right angles, मैं आपको समझा रहा हूं, पहले लिख लीजिए। टू द सरफेस of a liquid along 1 meter length of the surface area of the surface. The force in Newton acting at right angle to the surface of a liquid along 1 meter length of the surface. ये अगर यहाँ पे एक सरफेस हो गया, अगर हम एक 1 मीटर लेंथ इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक सरफेस हो गया, तो ये हो गया हमारे एक सरफेस। अगर हम यहाँ पे एक 1 मीटर लेंथ इमेजिन करें, उसी 1 मीटर लेंथ पे जो फोर्स राइट एंगल पे एक्ट कर रहा है, नीचे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। द फोर्स इन न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है इन ऐसा यूनिट। फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल to the surface of a liquid, at right angle along 1 meter length of the surface, okay, उसी को हम बोलते हैं is called as surface tension. So उसका अब हम यूनिट देख लेते हैं क्या होगा। आपको समझ में आया ना? ये हो गया अगर हमारा सरफेस, यहाँ पे 1 मीटर लेंथ में जो फोर्स राइट एंगल पे एक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। उससे क्या होता है कि हमारा सरफेस पे मिनिमम मॉलिक्यूल रहते हैं, इसीलिए वो सरफेस एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें उसका सरफेस एनर्जी का, सरफेस एनर्जी क्या होता है? अगर आपको ये हो गया कि वो एगेनिस्ट एक्ट कर रहा है, ओके, सरफेस एनर्जी क्या होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड, द energy required to increase the surface area of liquid by 1 unit is called सरफेस एनर्जी। अगर हम इस सरफेस का एरिया बढ़ाना चाहे, हमारा सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो अगर हमारा सरफेस को अगर हम इंक्रीज करना चाहे 1 यूनिट में, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जितना एनर्जी लगेगा,
यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है ना कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रखने के लिए सरफेस मॉलिक्यूल को यहाँ पे कम मॉलिक्यूल रह रहे हैं, इसीलिए हमारा सरफेस डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम उसका सरफेस इंक्रीज करना चाहेंगे तो जो एनर्जी लगेगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए उसी को हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय 1 यूनिट। अगर हम वो लिक्विड का एनर्जी 1 यूनिट में इंक्रीज करना चाहें तो जितना एनर्जी लगेगा उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। पहले क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे हम एगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, फोर्स के एगेंस्ट। ओके, सो एरिया ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन divided by amount of area extended, amount of area, जितना एरिया एक्सटेंडेड हुआ उसके लिए हम जितना वर्क किया क्या करने के लिए, सरफेस को एक्सटेंड करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हमने dx डिस्टेंस ओवरकम किया एंड ओवर एरिया विल बी इक्वल टू f dx बाई एरिया, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाई एरिया। तो उसका CGS यूनिट क्या हो जाएगा, इन CGS यूनिट फोर्स न्यूटन इनटू मीटर डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर इनवर्स। सॉरी, ये SI यूनिट है, ये SI यूनिट है। ओके, अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो डाइन इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर द ग्लिच। ओके, सो ये हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा सरफेस एनर्जी का। सिमिलर यूनिट होता है सरफेस टेंशन के लिए। सरफेस टेंशन भी तो वही होता है ना, जो फोर्स होता है इस टेंशन इस 1 मीटर लेंथ में जितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। इस 1 यूनिट लेंथ पे 1 मीटर पे हमने बोला कि जितना फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो उसका यूनिट भी ऐसा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसको सरफेस टेंशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे और जगह नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिख लेते हैं। देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, सीरियसली पढ़िए, क्योंकि अभी जो वक्त आपके पास है वो आगे नहीं आएगा। अभी आपने जितना मस्ती करना था कर लिए। अगर लॉकडाउन भी हुआ था फिर भी जितना एंजॉय करना था आपने कर लिए। एग्जाम के लिए अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो सीरियसली तैयारी शुरू कर लीजिए। तो हमारा सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय गामा इज इक्वल टू फोर्स बाय डिस्टेंस। 1 मीटर डिस्टेंस में जितना फोर्स लग रहा है क्या हो जाएगा, डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर और न्यूटन और सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स एंड न्यूटन मीटर इनवर्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कैपिलरी एक्शन क्या होता है। जल्दी जल्दी हमें कोर्स खत्म करके उसके बाद रिवीजन करना है और जितना पॉसिबल हो सके उतना क्वेश्चन भी कर लेना है। ओके, सो प्लीज आप सीरियसली पढ़ना शुरू कर लीजिए और आपके पास वक्त नहीं है। सो अब अभी देखते हैं कैपिलरी एक्शन क्या होता है। आपने देखा होगा लैब में, एंड जो भी पढ़ रहे हैं एंजॉय करते करते पढ़िए, तो आपको ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब की बात करें तो अगर हम उसमें वाटर लेते तो आपने देखा होगा ऐसे कनकेव शेप लेके रहता है वो।
एंड और कोई कोई एक मॉलिक्यूल होता होगा जो ऐसे शेप में रहेगा। क्यों ऐसा होता है मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या होता है, एक बहुत ही कम लेंथ, कम विड्थ वाला ट्यूब, एक छोटा ट्यूब होता है। ओके ओके, कैपिलरी ट्यूब। तो फिनोमेनन क्या होता है कैपिलरी ट्यूब के, कि जब हम एक लिक्विड लेते हैं, उसके अंदर जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है लिक्विड लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में, तो वे एक दूसरे के साथ रहने के लिए ट्राई करेंगे, एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे। एंड सेम सेम लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हमने बोला कि वो कोहेसिव होता है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा फोर्स आने लगने के कारण वो इससे शेप में आने लगेंगे। इफ cohesive force is greater than adhesive force, इस adhesive force से अगर cohesive force ज्यादा हुआ, it will attain concave shape or we will see the concave shape of liquid। इसके मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो वो ज्यादा अपने पास पास रहने के लिए ट्राई करेंगे, इसीलिए वो उनका ऐसे शेप हो जाता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें अगर हम उसका रिवर्स बात करें, इफ कोहेसिव फोर्स इज स्मॉलर देन adhesive फोर्स, it will attain a convex shape। जैसे कि हमारा हो गया, अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, अगर हम एक कैपिलरी ट्यूब पे मर्क्यूरी लेते हैं तो उसका शेप ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल या किसी और पेट्रोल हो गया या फिर किसी और लिक्विड के बारे में बात करें तो वो ऐसा शेप रहता है। क्यों? क्योंकि वाट यहाँ पे क्या होता है, हो जाता है कि मर्क्यूरी के अगर हम बात करें, मर्क्यूरी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स। सॉरी गाइस, फिर से समझिए, प्लीज फिर से समझना शुरू कीजिए। यहाँ पे जो हमने कैपिलरी ट्यूब पे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल अगर हम कैपिलरी ट्यूब पे ले लें तो इसका कंडीशन क्या होगा कि इसमें एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल वाल को गीला करेगा। लेकिन अगर हम बात करें मर्क्यूरी के, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, इसीलिए एंड उनका एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए वो ऐसा शेप ले लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, अगर हम यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे हमने देखा था ना कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल कैसे बीड्स फॉर्म करके आर्ट करें, स्फेरिकल शेप है। तो वैसे ही अगर हम बात करें, अगर हम एक लिक्विड ले लें, उसका अगर एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वह ऐसा शेप लेगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल का कंटेनर के वाल के साथ उसका एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसीलिए वो ऐसा शेप लेगा। अगर मर्क्यूरी की बात करें, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए इन कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स से सॉरी इन कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स एडिशन इज लेस इन केस ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए उनका कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उनके बीच में, इसीलिए वो ऐसा शेप ले लेते हैं, ऐसा शेप। ओके,
तो ये हो गया हमारा, क्यों ऐसा होता है हमने देख लिया। क्यों ऐसा होता है हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा, अगर हम बात करें। सॉरी गाइस, प्लीज वेट कीजिए थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया कि इफ adhesive force is greater than cohesive force, if adhesive force is greater than cohesive force, it will appear as the shape of liquid inside a capillary tube. इसे लिख लीजिए, the shape of the liquid inside the capillary tube will take a concave shape, and vice versa. अगर cohesive force is greater than adhesive force रहा, then the shape of the liquid, आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पे, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। the shape of the liquid inside the capillary tube will take the shape of convex shape. ओके, ऐसा रहेगा, एंड इस केस में ऐसा रहेगा, क्योंकि वाल के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, एडहेसिव फोर्स होगा उनके बीच में। ओके, वाल को गीला करेगा, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी के बीच में मॉलिक्यूल ऐसे स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? आइदर rise or fall of liquid in the capillary tube due to surface tension, सबसे यहाँ पे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा? एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स, इसीलिए हमारा सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है। ओके, ड्यू टू सरफेस टेंशन इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। ओके, सो यहाँ पे हमने सब कुछ समझ लिया। आपने अगर कहीं पे नहीं समझा और या आपको कहीं पे ग्लिच आ रहा है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा टेक द शेप ऑफ कॉन्वेक्स शेप। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर ट्यूनिंग इन। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशंस। ओके, सो आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया? आज हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा सरफेस टेंशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन लाइक एंड अलाइक मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ फोर्सेस between like and alike unlike molecule। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, टाइप ऑफ फोर्सेस बिटवीन अलाइक
एंड अनलाइक मॉलिक्यूल, मैंने पीछे भी आपको कहीं पे एक अनलाइक मॉलिक्यूल लिखवा दिया है, आप उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया। फिर हमने डिस्कस किया सरफेस एनर्जी क्या होता है। ओके, फिर हमने बीच में एक ग्राफ भी पढ़ा था। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक्स। प्लीज आप इसको पढ़िए, रिवाइज अच्छे से कीजिए। अगर आप रिवाइज अच्छे से करेंगे तो आपको कोर्स कंप्लीट होने में इजी हो जाएगा। फिर से डाउट नहीं रहेगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, जो लोग भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, थैंक यू एवरीवन। ओके, सो बाय। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।